उस टाइम अगर कोई एडमिट है तो अस्पताल तुरंत उसकी सूचना कल्पना चावला में दे और उस पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट किया। सर, ओपीडी खुलने से रश काफी ज्यादा देखने को मिला सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो लोग रूटीन चेकअप के लिए आते हैं वो भी आने लग गए हैं, तो ऐसे लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे कि इमरजेंसी के लिए ही आप ओपीडी में आए, क्योंकि रूटीन चेकअप में आएंगे तो कोई ना कोई अगर संक्रमित पेशेंट मिल जाता है तो वो भी आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोरोना है वो बहुत ज़्यादा इसका खतरा है, थ्रेट है। अगर हॉस्पिटल से कोई एक्वायर कर लेता है वहाँ जा, क्योंकि वहाँ हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। जो रूटीन चेकअप है उसके लिए हमने 24 ओपीडी वैन शुरू की हुई है पूरे स्टेट में, जो कि हर एक गांव में जा जा करके पेशेंट्स को देख रही हैं। उनका 3 दिन का शेड्यूल बनाया गया है, हर 3 दिन के बाद हर एक गांव में एक बार फिर से वो वैन विजिट करेगी। तो रूटीन चेकअप्स आप वहाँ करवा लें, और जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, जो अर्जेंट चीज़ें हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे आएँ। एक और हमने डायरेक्शन सारी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को दी है, क्योंकि हमारे पास कुछ शिकायतें आ रही थी कि कोई भी इसके लिए इमरजेंसी चार्जेस नहीं करेगा रूटीन ओपीडीज में। सिर्फ ये कह के कि इमरजेंसी सिचुएशन है या लॉकडाउन है, इसके बिहाफ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं लेगा। सर, क्या मजदूरों से बात हुई है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मंडियों के अंदर 162 केंद्र आपने बनाए हैं तो? जी, हमारे यहाँ टोटल जो 780 के करीब लेबर है उनसे हमने ऑप्शंस दी हैं, उनसे बात भी करी जा रही है। जितने भी जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो या प्रवासी लोग हैं, वो जितने भी इच्छुक होंगे उन सबको यहाँ पे मंडियों में या खेतों में रोजगार दिया जाएगा, और हम ये अश्योर कराएंगे कि उनको जो उनकी वेजेस हैं, जो मेहनताना है, वो समय पे मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले। सर, स्कूल फीस को लेकर के दोबारा से आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है अभी भी कहीं ना कहीं चिंतित है, मीडियम क्लास के जो लोग हैं खासतौर पर, वो कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो फीस कैसे जमा कराएंगे, इस बारे में दोबारा से बताना चाहिए। देखिए, स्कूल फीस के बारे में सरकार की हिदायतें बड़ी क्लियर हैं। जो पेरेंट्स फीस इच्छुक वॉलंटरली देना चाहते हैं उनसे फीस ले लें। किसी भी अभिभावक को फोर्स ना किया जाए कि वो अपने बच्चे के फीस जमा कराएंगे। और अगर कोई भी स्कूल इस तरह के मैसेजेस पेरेंट्स को भेजता है या इस तरीके से फोर्स करता है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई का पात्र होंगे। आने वाले समय में दुकानों को कोई खुलने की, कुछ और उद्योगों, छोटे उद्योगों की खोलने की कोई जानकारी? तो उसके लिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि जो कल 14 के बाद जो एक्सटेंशन हुआ है उसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स थी, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है 20 तारीख तक एज इट इज चलेगा। ऐसे कि ऐसे 20 तारीख से कुछ चीज़ों में छूट दी जाने के प्रावधान है। वो एक डिटेल गाइडलाइन भी आ गई है, हम समय समय पर सर्कुलेट भी कराएंगे, उसके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में करा देंगे। 20 तारीख से जिन चीज़ों में मेन छूट दी जाएगी वो है जो ग्रामीण विकास के कार्य हैं, रूरल डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे वो नरेगा के काम हों, कंस्ट्रक्शन वर्क हों, उनको छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज है जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ पे भी संबंधित कुछ प्रिकॉशंस के साथ छूट दी जाएगी। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, मेन जो एम है, फोकस है सरकार का, वो ये कि गाँव में विशेष रूप से बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए इस संदर्भ में 20 तारीख से कुछ चीज़ों में छूट दी जाएगी। जो अर्बन एरियाज हैं उसमें मोर और लेस सेम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और अगर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव केसेस आते हैं तो ये जो छूट है वो तुरंत विड्रॉ कर ली जाएगी और पहले जैसा ही लॉकडाउन वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जितनी भी छूट की मैं बात कर रहा हूँ ये 20 तारीख से लागू रहेंगी। 20 तारीख तक तो एज इट इज लॉकडाउन जैसा हम फॉलो कर रहे हैं वैसा चलता रहेगा। लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होगी जो आना बाहर? जी, एक तो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट्स हैं, यानी जिले के बाहर जाना और राज्य के बाहर जाना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज में या अगर कोई इसेंशियल सर्विसेज दे रहा है उन्हीं 2 शर्तों पे लागू रहेगा। 20 तारीख के बाद भी यही व्यवस्था रहेगी। जिले के बाहर और राज्य के बाहर तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही आने जाने दिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर की मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, राशन, सब्जी, फल, दूध, इस तरह की चीज़ें मेंटेन करने के लिए सिर्फ अलाउ किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी कुछ शर्तों पे। उदाहरण के तौर पे जैसे वो अपने लेबर को या तो वहीं रखें या नियर बाई जगह रखें, उनको ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करा के दें, उनके खाने पीने का वहीं पे ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो वो जो सारी शर्तें हैं, तमाम शर्तें हैं, वो हम 20 तारीख से 1-2 दिन पहले पूरे लोगों की जानकारी के लिए भी ला देंगे और सबको सूचित भी करेंगे मीडिया के जरिए। लेकिन 20 तारीख तक कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे। कल ये देखने में आया था कि कुछ लोगों की मूवमेंट बढ़ गई थी, इसलिए कल हमने कार्रवाई भी की, आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दुकानें सील भी की हैं जहां जिन्होंने लॉकडाउन का वायलेशन करने की कोशिश की। 20 तारीख तक जो हमने व्यवस्था बनाई हुई थी, चाहे किराने को लेकर के, सब्जी को लेकर के, फलों को लेकर के, वो एज इट इज
जारी रहेगी। सर, जरूरतमंद परिवार हैं, कई गरीब परिवार हैं जिनको सामाजिक संस्थाओं की तरफ से पहले राशन दिया गया था, 10-15 दिन का राशन दिया गया था, वो खत्म हो चुका है। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, 1950 पे वे फोन कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जो सामाजिक संस्थाओं और वार्ड वाइज जो था वो मिल पा रहा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोई सूखा राशन पर कोई खुलवाई हो जाएगी? जी बिल्कुल। एक तो जितनी भी हमारी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको एक बार राशन मिल चुका है, दूसरी बार भी राशन अब डिपोज में पहुंच गया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी शुरू कर देंगे। दूसरा, जो हमारी सामाजिक संगठन और एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इसमें, 20 तारीख के बाद से हम उनको भी अलाउ करेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी वार्डों में जा करके लोगों को राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करें। बाकी जो हमारे पास 1950 पे दिन की लगभग 1000 कॉल आती हैं अलग अलग माध्यमों से, उनको हम डिस्पोजल करके डेली लगभग 500 राशन किट्स हम शहर में बांटते हैं। जो बना बनाया खाना है वो भी 5 से 7 हज़ार फूड पैकेट्स जो है वो हर समय अवेलेबल करा जा रहा है। तो जितनी भी लोगों की जो डिमांड्स आती हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फुलफिल। सर, कई जगह ऐसी कंप्लेंट भी आ रही है कि जो राशन लेके लोग चक्की पे जाके बेच रहे हैं, किराने की दुकानों पे जाके बेच रहे हैं, तो मतलब ऐसे उसमें क्योंकि डिपो होल्डर तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी मतलब इस चीज़ का नजायज फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखो बहुत ही निंदनीय बात है और अगर इस तरह की कोई चीज़ करता है तो बड़ी अमानवीय भी है कि इस तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई अपने सिर्फ पैसे के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई पकड़ा जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फोर्स में है, एपिडेमिक्स एक्ट है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धाराएं और कानूनी प्रावधान है इन चीज़ों को रोकने के लिए। सर, सरसों की फसल करनाल को लेकर आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं, किस तरह की? सरसों की जो हमारी खरीद है वो कल से शुरू हो चुकी है। आज बल्कि मैंने घरोंडा मंडी का दौरा भी किया था और वहाँ पे जो उनकी तैयारियां हैं उनको देखा था। हमारी कोशिश रहेगी कि 19 तारीख तक, यानी जब गेहूं की खरीद शुरू होगी उससे पहले तक जिले की ज़्यादातर हम सरसों खरीद लें। जो उसमें सरसों बच जाएगी उसको फिर जैसे ही गेहूं की खरीद कंप्लीट होती है उसके पैरेलल जैसे भी व्यवस्था बनती है हम परचेज कर लेंगे। सरसों की खरीद में हमारे किसान में पूरे सिर्फ 2400 किसान हैं पूरे जिले में और घरोंडा और इंद्री में 2 जगह परचेज हो रही है, तो उसमें किसी भी तरह की व्यवस्था हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो डिपो में अभी भी ये शिकायत आ रही है कई जगह सिर्फ आटा ही पहुंचा है, दाल नहीं पहुंची, चीनी नहीं पहुंची, तेल नहीं पहुंचा, तो कितना समय और लगेगा? डिपो से मेरी इनसे बातचीत डीएफएससी और फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के संबंधित अफसरों से मैं रेगुलर टच में हूँ। आटा तो पहुँच गया, तेल और चीनी के लिए जैसे इन्होंने बताया कि व्यवस्था बनाई जा रही है, जैसे ही पहुँचेगा उनको बंटवा देंगे। शुक्रिया।